हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मीना। आज हम यहाँ पर सीटेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ाएंगे। यहाँ मैंने आज बैक पेपर लिए हैं। यह ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा रटने की बजाय अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो फिर हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस तरह से बैक पेपर से क्वेश्चन की पूरी डिटेल पढ़ के और थोड़ा समझ कर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप 30 में से कम 25 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आज बैक पेपर लिया है, तो मैं बैक पेपर के कुछ क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट क्या है? परीक्षण निर्माण का घटक है। किसका है? परीक्षण निर्माण का। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम लेते हैं तो किसी चीज़ की किसी भी परीक्षा को लेते हैं तो उसका जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसमें विषय वस्तु क्या हो, शिक्षण उद्देश्य क्या है, प्रश्नों के प्रकार क्या हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी रखनी है, टाइमिंग कितनी रखनी है, नंबरिंग कितनी रखनी है, परीक्षण का प्रारूप, ये सारी जो भी बातें हैं ये सब ब्लूप्रिंट में क्लियर की जाती हैं। किस में की जाती हैं? ब्लूप्रिंट में। तो परीक्षण निर्माण किया जाता है। परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है ब्लूप्रिंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रियावस्था निम्न में से किसने दिया था? विकास की पूर्व संक्रिया, विकास संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे सबसे मुख्य हैं। इन्होंने सारी परिभाषाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष है। संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग है संवेगात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, जिसके बारे में पूछा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया है। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष की जो उम्र है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। नंबर 3 में दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 7 से 11, और चौथे नंबर पर दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 11 से 15 वर्ष के बालक आते हैं। ठीक है, तो ये प्याजे का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो दृश्य रूप से बाधित यानी जिन्हें देखने में दिक्कत हो रही हो, जिन बालकों को देखने में दिक्कत हो रही हो, तो उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर को किस तरह के साधन यूज करने चाहिए, किस तरह से उसे पढ़ाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। इससे जिस बच्चे को देखने में थोड़ी बहुत परेशानी है तो वो सुन के सीख सकता है या फिर छूकर उसे महसूस करके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम हेतु निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, ये सारी चीज़ें हैं वैसे, लेकिन अब प्रेरणा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जब तक वो सीखने के लिए इच्छा नहीं रखेगा, अब प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक वह सीखने के लिए राजी नहीं होगा। अधिगम मतलब लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5, शैशव काल का समय है। शैशव काल मतलब शिशुकाल। तो शिशुकाल में पियाजे ने बताया है जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे ने बताया है जन्म से 2 वर्ष तक, लेकिन जन्म से 2 वर्ष की अवधि शैशव काल की अवधि है। बालक इस अवस्था में पूर्णतः माता पिता पर आश्रित होता है। इस अवस्था में बालक के अंदर संवेगात्मक विकास होता है, लेकिन इसमें क्या है कि परीक्षा नियामक संस्था ने इस प्रश्न का उत्तर बी, जन्म से 6 वर्ष तक माना था, लेकिन यह बाद में यह गलत है। सही ऑप्शन होगा जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट है,
पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर मतलब पहले से थोड़ा बहुत वह जानता है, अनुभव है उसे, उसके आधार पर फिर आगे का सीखे वो, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी वो पहले से उसने कुछ देखा हुआ है, किया हुआ है, जानता है वो, उसके बाद उससे रिलेट करके आगे बढ़ेगा। प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति सक्रिय होकर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रयास और भूल, तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कोशिश की, मतलब थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल के सिद्धांत की मौलिक विधि सिखाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर होगा। तो औसत बुद्धि वाले बालक कितनी बुद्धि लब्धि के होते हैं? 90 से 109। जर्मन के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया और आगे चलकर टर्मन ने इसका प्रयोग किया। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, इसे भी क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो बुद्धि लब्धि के अनुसार बच्चों का फिर इसने वर्गीकरण किया। अगर किसी बालक का IQ 140 या इससे अधिक है तो वह प्रतिभाशाली, 120 से 139 है तो अतिश्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 श्रेष्ठ बुद्धि और 90 से 109 सामान्य बुद्धि। जो सामान्य बुद्धि है उसे औसत बुद्धि माना गया है, क्योंकि औसत बुद्धि का मतलब है ज़्यादातर लोग इसी बुद्धि के होते हैं। और 80 से 89 के बीच में जो है मंद बुद्धि, और 70 से 79 के बीच में क्षीण बुद्धि, सीमांत मंद बुद्धि, और 60 से 69 के बीच में मूर्ख बुद्धि, और 20 से 59 के बीच में हीन बुद्धि, और 20 या इससे कम है तो जड़ बुद्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि में बालकों के वर्गीकरण माप के अनुसार 90 से 109 बुद्धि लब्धि के बालक सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि के माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तरल क्रिस्टलीय तो कैटल थे, इसके प्रतिपादक कौन थे? कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया। आगे कैटल के शिष्य जॉन एल हॉर्न ने इसे विकसित किया। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि का मतलब होता है समस्याओं के समाधान करने की क्षमता। क्या होता है तरल बुद्धि का मतलब? समस्याओं के समाधान करने की क्षमता, जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान न हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके करने की क्षमता। मतलब तरल में क्या है कि पहले से कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है, वो हो गई तरल बुद्धि। और क्रिस्टलीय बुद्धि हो गई कौशल ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके समस्या हल करने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर ने किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दंड अथवा पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। जैसे अगर कोई बालक है, उसने कुछ थोड़ा भी अच्छा किया, अगर हम उसे पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करें तो वह और उत्साहित होकर उस काम को करता है, या फिर कुछ गलती करता है तो हम उसे दंडित करें तो वह उसमें आगे चल के सुधार करने की कोशिश करता है। तो इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत कहते हैं, जो कि स्किनर ने दिया। नेक्स्ट है, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर ने क्या किया था? कोहलर ने एक वनमानस चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। तो यानी उसने वनमानस पे किया था, तो उसने क्या किया कि उसे एक पिंजड़े में बंद कर दिया
और वहाँ पे केले लटका दिए। तो वो ये तो आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा होगा बीएड में, ठीक है। तो उसने ये दिखाया कि कॉलर के प्रयोग में चिंपैंजी ने जो अधिगम प्रदर्शित किया उसे कॉलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है। अपने ही मन से सीख रहा है, जैसे कुछ देख रहा है नहीं हो रहा है, फिर अपने मन से एक स्टेप आगे का सीख रहा है। नेक्स्ट है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने। तो हर्बर्ट ने पाठ योजना टीचिंग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हर्बर्ट ने इसे पंचपदीय विधि में बांटा है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, जो बीएड में टीचिंग प्लान, लेसन प्लान बनाते हैं ना, ये वही पाठ्य योजना है। प्रस्तावना में फिर प्रस्तुतिकरण, नवीन ज्ञान प्लस शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करना, फिर तुलना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तुलना उदाहरण के द्वारा, फिर नियमीकरण, उदाहरण से नियम, फिर प्रयोग, नियम का प्रयोग करना। तो ये जो पंचपदीय विधि प्रणाली है इसे हर्बर्ट ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये की है कैनन ने। किसने की है? कैनन ने। W.V. कैनन ने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है। जैसे थायराइड ग्रंथि वाला, जिन व्यक्तियों की थायराइड ग्रंथि का विकास नहीं होता वे मंदबुद्धि, बौने और दुर्बल होने के साथ ही आलसी, चिंतित तथा सुस्त होते हैं, जबकि इससे मुक्त व्यक्ति प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होते हैं, ऐसा कैनन का कहना है। पिट्यूटरी ग्रंथि वाला, ये अधिक स्रावित होने पर व्यक्ति लंबा और कम स्रावित होने पर बौना हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि वाला, अधिक स्रावित होने पर व्यक्ति झगड़ालू और लड़ाकू स्वभाव का होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि इनका कहना है कि बुद्धि लब्धि तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं बायोलॉजिकली, इससे भी व्यक्ति के शरीर और बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मक वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, ठीक है। किसी ने कल्पना की किसी चीज़ की और मूल विचार किया फिर उस बात पर और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, वास्तविक बना दिया। तो यह अलग अलग सोच से संबंधित है। जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही काम करेगा। जो एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीके को संदर्भित करता है। जैसे कोई सवाल दे दिया और उसे बोला कि बच्चों को बोला कि इसे आप अपने अपने तरीके से सॉल्व करिए, तो कोई किसी तरह से सॉल्व कर रहा है, कोई किसी तरह से, तो यही हो गई सृजनात्मकता, ठीक है। तो इसको दिया है क्रो एवं क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 15, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है व्याकरण के प्रशिक्षण से, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप सीखते हैं। जैसे जैसे बड़ों को देखेंगे वैसे ही बोलेंगे, और जैसी भाषा उनके घर परिवार के लोग बोलते होंगे वैसी ही भाषा वो बोलेंगे। तो छोटे बच्चे सीखते हैं अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप भाषा का विकास उनका होता है। तो B.F. स्किनर ने इसे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने इसका हो गया सही आंसर। ये अभी इसमें से कई सारे प्रश्न फंसेंगे यहीं।
एक तो सीधे ही पूछ लिया कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, तो यहाँ तो नाम पूछ लिया, तो मैकडूगल। एक जगह है मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं उनके नाम बताओ, और एक जगह एक प्रश्न ये है कि उसी मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है। तो इसी टॉपिक में से 3 प्रश्न है एक ही पेपर में, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है डम्बिल का। किसका? डम्बिल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो सुजनन, सो मीन्स अच्छा, जनन मीन्स पैदा, यानी अच्छा वंश, ठीक है। तो जन्म से ही अच्छा पैदा होना, ठीक है, इसका मतलब हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इस सुजनन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, तो इसका है गाल्टन। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन शास्त्र का पिता फ्रांसीसी गाल्टन को कहा जाता है। उन्होंने 1883 ईस्वी में सुजननिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सुजनन शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों में सुधार से संबंधी अध्ययन किया जाता है। अगर बालक पहले से ही स्वस्थ और स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ शरीर का पैदा होगा तो वह अच्छा होगा, इनके अनुसार ये है, आनुवंशिक गुण अच्छे होंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, 12 से 16 वर्ष, तो यह है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 12 से 16 वर्ष का बालक समझदार हो जाता है और वह साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण को के सही से उत्तर दे पाता है, तो इसके लिए ये ही बनाया गया है। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया है स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि 2 कारकों, सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक का संघटक होती है। सामान्य कारक को जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, तथा विशिष्ट कारक को एस कारक यानी स्पेशल फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, कोहलर अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, तो कोहलर हैं अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। उन्होंने गेस्टॉल्ट सिद्धांत के निर्माण में योगदान दिया है। कोहलर के सीखने का सिद्धांत अंतर्दृष्टि शिक्षण कहलाता है। बिल्कुल अपने मन से जो थोड़ा कनेक्ट करके जो अपने मन से सीखते हैं ना, उसे बोलते हैं अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, देखो मैकडूगल वाला आ गया फिर से, तो कितनी होती है, 14। तो मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं तथा प्रत्येक से जुड़ा एक संवेग बताया है। तो उन्होंने बताई हैं ये 14 मूल प्रवृत्तियां और इनसे जुड़े हुए संवेग, तो ये कनेक्ट करते हैं। अगर किसी को मूल प्रवृत्ति हुई पलायन, तो इससे संवेग पैदा होगा भय। तो इसमें से भी सीधे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इसी पेपर में एक और प्रश्न है इन्हीं 14 में से एक का, ठीक है। योयोत्साह मूल प्रवृत्ति होने पर होगा क्रोध, निवृत्ति होने पर घृणा, जिज्ञासा होने पर आश्चर्य, पुत्र कामना शिशु रक्षा होने पर वात्सल्य, शरणागत पे करुणा, काम प्रवृत्ति होने पर कामुकता, दीनता होने पर आत्महीनता, आत्मगौरव होने पर आत्माभिमान, सामूहिकता अकेलापन, भोजनान्वेषण भूख, संग्रह अधिकार, रचना कृति, हास्य मनोविनोद। तो ये जब मूल प्रवृत्तियाँ तो होती हैं ये, और बाहर उत्पन्न होते हैं संवेग ये, ठीक है। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं और कौन सी मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग पैदा हो रहा है, ये भी याद करना है, क्योंकि इसी पेपर में एक और प्रश्न है इसी में से, ठीक है। नेक्स्ट है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, तो समस्या समाधान के लिए। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान शिक्षण की एक तकनीक है
शिक्षण की इस तकनीक के द्वारा व्यक्तियों की समस्या समाधान करते हुए सृजनात्मकता का सृजन किया जाता है। इस तकनीक में किसी समूह के में समस्या समाधान के लिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। कुत्ता पर किसने रिसर्च करी है? कुत्ता पर की है पावलोव ने। पावलोव का कुत्ता, उन्होंने कुत्ते को भूखा रखकर उस पर प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह, तो ये हैं सृजनात्मकता के किसके घटक हैं? क्रिएटिविटी के। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये फिर आ गया संवेग वाला। युयुत्साह है चिंतन, कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। देखो संवेग मूल प्रवृत्ति से पैदा होते हैं संवेग, तो हम यहाँ पे संवेग नहीं लिख सकते। युयुत्साह से पैदा क्या हुआ था? क्रोध पैदा होता है युयुत्साह से। ठीक है, तो इसकी ये है मूल प्रवृत्ति युयुत्सा जो है। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग हैं। युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है जिसका संवेग है क्रोध। ठीक है, नेक्स्ट है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व। तो यहाँ पे पूछा है सामाजिक विकास को, तो सामाजिक विकास को कौन सा? समाज ही जो बालक के चारों तरफ सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो होते हैं ना, उनके जो चारों तरफ का रहन सहन, वातावरण और अड़ोसी पड़ोसी, उन सबका प्रभाव पड़ता है बालक के सामाजिक विकास पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। परिवार में बच्चे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारी तथा पड़ोसियों आदि के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बच्चों को पारिवारिक परिवेश तथा आसपास का परिवेश उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे अगर उनके अड़ोस पड़ोस में या घर परिवार में गाली गलौज लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं, और अगर अच्छा संस्कार दिया जाता है तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से है शारीरिक विकास, द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है ये द्रुतगामी विकास का नियम। बाल्यावस्था में बच्चों का शरीर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इतना ध्यान रखें, ये जो हम बाल मनोविज्ञान इसमें लिखा ही हुआ है ना, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, तो हम इसमें बच्चों की साइकोलॉजी और बच्चों की ही शारीरिक बढ़वार के बारे में बात कर रहे हैं, विकास के बारे में बात कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक विकास दोनों तरह के। तो हम यहाँ पे बच्चों के ही अनुसार मानेंगे। ऐसा नहीं है कि अब कोई किसी का पूरा विकास हो गया फिर हम बोलें कि द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास है। तो शारीरिक विकास बच्चों से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो ये बाकी के 3 तो हैं, ये नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका प्रतिपादन इवान पावलोव ने किया था। अन्य तीनों विकास के सिद्धांत से संबंधित है और बाकी के ये सीखने की प्रक्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? डगलस और हॉलैंड ने, मेरिडेथ ने, हॉलॉक ने, गैसेल ने। तो ये हॉलॉक ने दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। सीटेट की वीडियो अब दिसंबर 20-22 सीटेट को टारगेट करके टॉपिक वाइज और बैक पेपर दोनों मिक्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल पर बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।